हेलो फ्रेंड्स, मैं बीरेंद्र कुमार उपाध्याय आरबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इंग्लिश के सेशन में आप जैसे क्लास से हर दिन आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो उसी सेशन को आगे हम बढ़ा रहे हैं। आप सभी जो है ऑनलाइन बने रहें और फ़ोन को आप हॉरिजॉन्टल मोड में रख के कॉपी पेन उठा लें। जैसे कि हम पढ़ रहे थे, क्या नाउन एंड केसेस के वीडियो पढ़ रहे थे, इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए मैं बता दूं, पहले दिन आपका जो चर्चा हुआ था नाउन एंड केस पे, वो कहाँ पे चर्चा हुआ था? ध्यान से देखिएगा कि नाउन एंड केसेस के हमने सारे टाइप्स पर बिल्कुल बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया था और मैंने प्रॉमिस किया था कि एक एक टॉपिक को बेहतर तरीके से अगली कक्षा में मैं एक्सप्लेन करूंगा विद डिफिनीशन एंड एग्जाम्पल। उदाहरण और परिभाषा के साथ एक एक टॉपिक को हम आपके सामने रखेंगे और आप उससे रूबरू होंगे। जो चर्चाएं ब्रीफली सतही तरीके से इसके प्रीवियस क्लास में। दोस्तों, अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो, मेरी क्लास, मेरी बात, मेरे टॉपिक अच्छे लग रहे हो, तो क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो को बेहतर समझना है तो प्रीवियस कुछ वीडियो पढ़ चुके आप एक बार जरूर देख लें, तो हो सकता है कहीं ना कहीं अगली वीडियो को समझने में आपको बेहतर मदद मिले। तो चलिए बिना देरी किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट पे हम चलते हैं जो हमें पढ़ाना था। जैसा कि हमने आपको वादा किया था कि नेक्स्ट क्लास में हर एक टॉपिक पे एक्सप्लेन तरीके से, व्याख्यायित तरीके से चर्चा होगी। और यहाँ पर मैंने उसी टॉपिक को एक एक करके लिखा है। अब शुरू करते हैं हम, क्या? नाउन एंड केसेस। प्रीवियस वीडियो में आपने इसका थोड़ा सतही नॉलेज ले लिया है, लेकिन फिर भी आप घबराएं नहीं, आपको अब डीप नॉलेज मिलेगा इस टॉपिक पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे। नॉमिनेटिव केस ऐसा केस होता है, ऐसा नाउन या प्रोनाउन होता है जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, या यू कैन से सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस। क्या? सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड नॉमिनेटिव। ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस। किसी सेंटेंस का जो आप कह सकते हैं सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस ऑफ सेंटेंस, ऑफ अ सेंटेंस। ये मैंने थोड़ा डिफरेंट परिभाषा आपको इजी तरीके से देने का प्रयास किया है। थोड़ा ध्यान से देखिए, किसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वर्ब का, वही सब्जेक्टिव केस होता है। और इट मे बी नाउन और प्रोनाउन, या तो यह संज्ञा हो सकता है या फिर सर्वनाम, या तो ये नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। तो इस तरीके से आपने पहला पॉइंट बेहतर तरीके से समझा। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। स्टूडेंट्स होप टू फिनिश दियर होमवर्क टुडे। अब यहां पे स्टूडेंट्स क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन का भी प्रश्न बनता है कि आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। दिए हुए ऑप्शन में से सब्जेक्ट को आप आइडेंटिफाई करो। चार ऑप्शन, एक सेंटेंस लिख देगा, उसी को तोड़ करके चार ऑप्शन बनाएगा। उसी चार ऑप्शन में से एक होगा सब्जेक्ट, जिस पे आपको टिक करना है। सपोज दैट यही सेंटेंस है, यही ऊपर वाला सेंटेंस है, ऑप्शन बना दिया स्टूडेंट्स। ध्यान से देखिएगा बेटा, ऑप्शन बना दिया स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी बना दिया क्या? फिनिश। ऑप्शन सी बना दिया क्या? होमवर्क। ध्यान से समझिएगा, ऑप्शन सी बना दिया क्या? होमवर्क।
ऑप्शन डी बना दिया नन। ऑप्शन डी क्या बना दिया? नन बना दिया। बाबू क्या होगा आंसर? ध्यान से समझिएगा, आंसर क्या होगा? यहां पे स्टूडेंट्स होगा। ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? टिक द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहां पे बोला सब्जेक्ट को टिक करना है, तो इस क्वेश्चन के लिए, इस एग्जाम्पल के लिए हमारा स्टूडेंट्स क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। और दूसरा पहचानने का तरीका, वर्ब से पहले, मैंने प्रीवियस कक्षा में चर्चा कर दिया था, वर्ब से पहले व्हाट या हु लगा दो। क्या लगा दो? व्हाट या हु लगा दो। जो आंसर मिल जाए वही क्या है? सब्जेक्ट है। होप यहां पे वर्ब है। अब मैं कहूं हु होप टू फिनिश दियर वर्क, आंसर क्या होगा? हु होप टू फिनिश दियर वर्क, आंसर विल बी स्टूडेंट्स। यहां पे बाबू स्टूडेंट्स क्या है? सब्जेक्ट है। बोलो बातें समझ में आ रही ना सभी को? इस तरीके से हम सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं। यहां पे एन इंजीनियर, ध्यान से समझिएगा, इतनी बातें आपको समझ में आ गई, फिर आगे ध्यान से समझिएगा। एन इंजीनियर लव्स द इंजन्स फॉर ऑल हर ब्यूटी। अब यहां पे इंजीनियर्स क्या है? सब्जेक्ट है। हाउ वी फाइंड, हाउ वी चेक, हाउ वी क्लियर, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। हाउ वी क्लियर? Put who or what किसके पहले? Before the verb। वर्ब से पहले what या who रख देने से आंसर मिल जा रहा है सब्जेक्ट। क्या है भैया? सब्जेक्ट है। who, अब वर्ब क्या है? लव्स है। वर्ब क्या है? लव्स है। who loves an engineer, who loves the engine, an engineer loves the engine, who loves the engineer, who loves the engine, an engineer loves the engine। अब बोलो सर जी व्हाट क्यों लगाए हो आप? भैया व्हाट लगाने का एक उद्देश्य है, हमारा पर्पज है। व्हाट जब नॉन लिविंग सब्जेक्ट होगा, द ट्रेन रन फास्ट, व्हाट रन फास्ट, द ट्रेन रन फास्ट, द ट्रेन रन फास्ट, व्हाट रन फास्ट। मैंने लिखा क्या? द ट्रेन रन्स फास्ट। इसी में बना व्हाट रन फास्ट, द ट्रेन रन फास्ट, व्हाट रन्स फास्ट, द ट्रेन रन्स फास्ट। तो अब यहां पे हु थोड़ी लगाएंगे, हु लगाते हैं लिविंग के लिए, यहां पे हम व्हाट लगाएंगे नॉन लिविंग के लिए, सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए। बातें समझ में आ गई? अगर ये बातें समझ में आ गई तो सब्जेक्टिव केस आपको समझ में आ गया। यू कैन पुट इजिली, you can identify easily subject from a sentence। now come to the next point। next point is objective। किसी वाक्य में या you can say the object of a verb, object of a verb is called objective। object of the verb, I hit the ball, I hit the ball, मैंने बॉल को हिट किया। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे वर्ब है, वर्ब जिस पर एक्शन लेता हो वो क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है। इसको पहचानने का बोलो ट्रिक क्या है? सर तुरंत बताएंगे। ट्रिक है इसके पहले हम whom लगा दें या which लगा दें। किससे पहले? वर्ब से पहले। किसे हिट किया? whom hit। ध्यान दीजिएगा, वर्ब से पहले किसे हिट किया? बॉल को हिट किया। किसे हिट किया? बॉल को हिट।
है ना। तो अब यहां पे जो हमारा दवाल है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। दूसरी पहचान, जिस पर क्रिया प्रभाव डालता हो, जिस पर क्रिया क्या करता हो, जिस पर वर्ब इफेक्ट डालता हो, वह हमारा ऑब्जेक्टिव केस होगा। यू कैन ऑब्जर्व हियर, द फार्मर प्लक्स द फील्ड, द फार्मर प्लक्स द फील्ड। फार्मर यहां पे क्या है, सब्जेक्ट है। प्लक्स क्या प्लक्स करता है, व्हाट प्लक्स, व्हाट यू कैन राइट हियर। आप तीन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव केस पहचानने के लिए, विच और व्हाट। इन तीनों का प्रयोग आप ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे देखो, प्लक्स द फील्ड, हु प्लक्स द फील्ड, फार्मर प्लक्स द फील्ड। फार्मर यहां पे क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया। व्हाट फार्मर प्लक्स, द फील्ड प्लक्स, क्या, व्हाट फार्मर प्लक्स द फील्ड। आंसर यहां पे द फील्ड है, द फील्ड यहां पे ऑब्जेक्टिव केस है। ही डिडंट शो हिज चिल्ड्रन एनी अफेक्शन, वह किसको नहीं दिखाता है, वह किस पर प्रेम नहीं दिखाता, कोई प्रेम किस पर नहीं दिखाता, कोई स्नेह किस पर नहीं दिखाता, कौन ही, कोई अफेक्शन नहीं दिखाया, किस पर, चिल्ड्रन पर। तो यहाँ पे चिल्ड्रन क्या है, अफेक्शन दिखाएगा तो इफेक्ट पड़ेगा चिल्ड्रन पे, अफेक्शन नहीं दिखाएगा तो भी इफेक्ट पड़ा किस पर, चिल्ड्रन पर। तो चिल्ड्रन यहां पर हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। I think you clearly understood the subject and object of the verb. Got it? Come to the next slide. We continue on video. वीडियो पे लगातार बने रहें। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, आप इस पे ध्यान दें। There are two kinds of objects in English. इंग्लिश में ऑब्जेक्ट्स हमारे दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फर्स्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आपको पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है, ध्यान से समझिएगा, इतना विस्तार में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप तुरंत ऐसा जो लिविंग हो, ऐसा ऑब्जेक्ट जो लिविंग हो, वो क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऐसा ऑब्जेक्ट जो, भैया ध्यान दीजिएगा, ऐसा ऑब्जेक्ट जो लिविंग हो, क्या हो, लिविंग हो यानी सजीव हो, ऐसा ऑब्जेक्ट जो कैसा हो, सजीव हो, वह हमारा क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग हो वो क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है बाबू, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारा नॉन लिविंग हो, ध्यान दीजिएगा, ये निर्जीव होता है यानी नॉन लिविंग होता है। बात पे आप ध्यान देंगे क्या होता है, यानी निर्जीव होता है। तो जो निर्जीव होता है उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो सजीव होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट पहचानना सेंटेंस से आपको आ गया। अब ये क्लासिफाई करना भी सीख जाइए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। मैं बेहतर ट्रिक बताऊंगा आपको जिसकी मदद से आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसकी गारंटी मेरे। चलिए यहां देखिएगा, एक तो पहचानने का तरीका यह है कि अगर लिविंग है तो आप क्लासिफाई कर दीजिए, पक्का श्योर है। अगर लिविंग है तो हमारा क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर नॉन लिविंग है तो क्या है, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां से भी मान लो बातें क्लियर नहीं हुई कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। तो सपोज दैट आपकी गर्लफ्रेंड है या गर्ल्स हैं तो उनका बॉयफ्रेंड है। अगर उनको एक गिफ्ट देना है, क्या देना है, इफ यू वांट टू गिव अ गिफ्ट टू योर फ्रेंड्स, अगर आप अपने मित्र को एक उपहार देना चाहते हो तो व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट,
आप पहले क्या करोगे, जरा बताना। व्हाट वुड यू डू फर्स्ट, आप पहले क्या करोगे ये हमें बता। पहले दौड़े दौड़े जाओगे फ्रेंड्स के बाद, ये लो भैया अपना जो है उपहार, की पहले उपहार लेने जाओगे, जरा हमें बता। सपोज दैट ही इज योर फ्रेंड, ये आपका क्या है, मित्र है, ये आपका मित्र है और ये मित्रणी है। ध्यान दीजिएगा, मित्र और मित्रणी है। अब यहां पे बाबू आप बताएंगे, इनके लिए, मित्रणी के लिए मित्र को एक उपहार देना है। मित्रणी के लिए मित्र को एक उपहार देना है। सपोज दैट ये उपहार है आपका, तो जो भी बोलते हो आप, बुके वगैरह बोल सकते हो, है ना। अब मित्र को मित्रणी को एक उपहार देना है, तो मित्र पहले उपहार के पास जाएंगे कि पहले मित्रणी के पास, बताइएगा जरा। मित्र पहले उपहार लेने जाएंगे कि दौड़े दौड़े मित्रणी के पास जाएंगे। भाई आपके व्यवहार की चीज है, पहले आप बाहर पे जाओगे, रोज ले लोगे वहां से, क्या रोज ले लोगे, रेड कलर वाला। अब पहले आप मान लो, बुके का चक्कर छोड़ो, महंगा पड़ेगा, लॉकडाउन में पैसे सबके खत्म हो गए, लॉकडाउन में पैसे सबके खत्म हो गए, कर्जे भी लेने पड़े। मान लो रोज देना है आपको अपने मित्रणी को, तो दौड़े दौड़े जाओगे, पहले क्या लोगे, रोज। और रोज बोलो, जब तोड़ के वो रखा रहता तो नॉन लिविंग होता, एम राइट और रॉन्ग, नॉन लिविंग ही होता है। तो आप सबसे पहले इसको लोगे, फिर जाके दोगे किसको, मित्रणी को। मित्रणी को फिर आप ले जाके दोगे, मैं गर्लफ्रेंड नहीं बोलना चाहता, मित्रणी को दोगे, है ना, स्त्री मित्र मित्रणी कहलाती है, इसको आप लाके दोगे। तो पहले कहां गए, रोज के पास गए, जहां पहले जाते हैं डायरेक्ट जाते हैं वहां। कैसे जाते हैं बोलो जरा, जहां पहले जाते हैं वहां डायरेक्ट जाते हैं, और जहां डायरेक्ट गए वो कौन सा हो गया, नहीं भूलना चाहिए, जीवन में नहीं भूलना चाहिए डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसका प्रयोग वाइस में, इसका प्रयोग आगे भी आपको देखने को मिलेगा, जो आपके नंबर को मजबूत करेगा। चलिए नाउ कम टू द पॉइंट। मित्र मित्रणी को रोज देगा, पहले तो रोज के पास जाएगा डायरेक्टली, वो रोज उठाएगा तब मित्रणी को देगा, यानी पहले कहां जा रहा है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के पास जा रहा है। आई एम राइट और रॉन्ग, करेक्ट बता रहे ना। जब वो रोज लिया, फिर आया मित्रणी के पास, डायरेक्ट गया मित्रणी के पास, उसके पास बाद आया मित्र के पास। तो यहां पे डायरेक्ट जहां जाएगा वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जहां इनडायरेक्टली जाएगा बाद में, भाई शर्म भी आती है, इनडायरेक्ट तरीके से हम बोलते भी हैं, अपना लिए रहते हैं, चुराए रहते हैं, धीरे से देते हैं, है ना, तो इनडायरेक्ट देते भी हैं। क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट, इनडायरेक्ट क्या है, यानी लिविंग, इनडायरेक्ट, नॉन लिविंग, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट पे पहले जाएंगे, इनडायरेक्ट पे बाद पे। जैसे आई गेव, द टीचर गेव विवेक अ बुक। अब बताओ, टीचर पहले किताब लिया या पहले विवेक के पास गया, जरा बताना हमें कमेंट करके। पहले किताब लिया होगा, फिर विवेक के पास गया, और विवेक को क्या दिया, पुस्तक दिया। और बाबू ये क्या हो गया, पुस्तक यहां पे। नहीं समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर मैं नहीं तो कोई नहीं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बात समझ में आ गई। और कहां गया, फिर दोबारा कहां गया, विवेक के पास गया, जहां पे दोबारा जाए। भाई यहां पे भी इनडायरेक्टली देगा ना, कहीं ऐसा ना और स्टूडेंट देख लें, सर जी मुझे भी दे दो, मुंह उठाए चले आए, है ना, ऐसा नहीं करना, चुप कैसे देगा, इनडायरेक्टली। ट्रिक मैं बता रहा हूं और कुछ नहीं है। तो ये विवेक यहां पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आई थिंक यू अंडरस्टैंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोथ। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगले तथ्य पर चलते हैं, अगले बिंदु पर चलते हैं। अगला बिंदु हमारा क्या है, चलिएगा, हाँ स्क्रीनशॉट ले लें, एक सेकंड, एक सेकंड, तभी दोनों पेज का स्क्रीन, जो पहले दिन नहीं लिए थे ले लें, इसका का
का और यहां पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट डायरेक्ट के अलावा, एक ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अलावा मॉडर्न क्लासिफिकेशन, क्या एक्यूसेटिव, क्या एक्यूसेटिव एंड डेटिव, दिस द मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल बिहेवियर हमने पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे, मॉडर्न। इसमें कोई अंतर नहीं है। द एक्यूसेटिव केस इज यूज्ड टू शो द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बात वही आके गिरी कि एक्यूसेटिव केस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए यूज। अगली बात को देखेंगे, डेटिव केस। डेटिव केस इज यूज्ड टू शो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डेटिव केस जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए यूज किया जाता है। बोलो, बातें कंफर्म हुई? डेटिव केस का प्रयोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए किया जाता है। तो यहां बातें यहां तक कंफर्म हुई। आपका ये क्या है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यू कैन सी द एग्जांपल। द टीचर टॉट बॉयज हिंदी। हिंदी क्या है यहां पे, एक्यूसेटिव केस है। बॉय क्या है यहां पे, डेटिव केस है। तो एक्यूसेटिव इज द सेकंड फॉर्म, यू कैन से सेकंड रूप है, उसका प्रारूप है, सेकंड फ्रेम है किसका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का सेकंड फ्रेम क्या है, डेटिव के। यहां तक बातें समझ में आई। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ये 4 पॉइंट आपको बेहतर तरीके से आई होप समझ, ठीक है ना। चलिए, ये नोट है, पढ़ लीजिए नोट। इफ देयर इज ओनली वन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इन अ सेंटेंस, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज नोन एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस पर जरूर फोकस करिएगा कि अगर वाक्य में केवल एक ऑब्जेक्ट दिया हो, जैसे आई हिट हिम, आई हिट द बॉल, आई टीच द स्टूडेंट, तो यहां पे स्टूडेंट, बॉल ए सिंगल ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस आई टीच इंग्लिश, इंग्लिश सिंगल ऑब्जेक्ट है। अब यहां पे मैं जोड़ दूं आई टीच इंग्लिश टू द स्टूडेंट, डबल ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन जहां पर सिंगल ऑब्जेक्ट हो तो हम उसको अगर कंसीडर करें तो इट कैन बी कंसीडर ओनली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसमें कंसीडर करेंगे बाबू, बताना जरा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कंसीडर करेंगे। अगर एक से अधिक हो तो हम उसे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों में कंसीडर करेंगे, यानी कि हम एक्यूसेटिव एंड डेटिव दोनों में कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर एंड द नाउन और प्रोनाउन इज ऑलवेज इन एक्यूसेटिव केस। अगर किसी सेंटेंस में सिंगल ऑब्जेक्ट है और वो नाउन या प्रोनाउन है तो उसे हम केवल एक नाम दे सकते हैं। कौन सा नाम, एक्यूसेटिव केस। थोड़ा मैं एडवांस तरीके से पढ़ा रहा हूं, आप समझने का पूर्ण प्रयास करिए। सतही पढ़ना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। सिलेक्शन लेना है, गहराई में डुबकी लगाना पड़ेगा, गोता लगाना पड़ेगा। अगर नहीं लगाया तो आप लक्ष्य के करीब से वापस होंगे। इसलिए आप जग जाएं और बेहतर तरीके से पढ़ें, ठीक है ना। चलिए, इस तरीके से आपको देखा, आपने बेहतर तरीके से समझा कि अगर सेंटेंस में क्या हो, ऑब्जेक्ट या प्रोनाउन। आप कहेंगे सर जी नाउन प्रोनाउन के अलावा भी ऑब्जेक्ट होता है क्या, बिल्कुल होता। ग्रुप ऑफ वर्ड आ गए, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, नाउन फ्रेज हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया। ऐसे बहुत सारे फॉर्म हैं जो एज अ ऑब्जेक्ट एक्ट करते हैं। अब आप मेरे साथ जुड़े, ये सारी चीजें एक एक रूट मैं उखाड़ूंगा इंग्लिश का, जो आपके लिए बेहतर होगा, जो आपके लिए पोषण का काम करेगा, अमृत का काम करेगा और आप सीखेंगे। चलिए, तो यहां तक बातें आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। आज की क्लास के लिए इतना पर्याप्त है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का
लॉकडाउन के तुरंत बाद, आफ्टर दैट लॉकडाउन, एग्जाम चल रहे हैं, मैं उस पर ज़्यादा देर तक इंटरप्ट करना पसंद नहीं करता हूं। आप अपने पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी तो कंप्लीट करना है ना, आपको एलिजिबल बने। और आप लोग वीडियो में लगातार ऐसे ही बने रहें। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत रहेगा, रहता है और रह रहा है। सारे काल में, सारे टेंसेस में आपका सारे स्थिति में आरवी क्लासेस स्वागत करता है, तत्पर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।